भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी कामगारों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, राहुल गांधी के मोदी सरकार से तल्ख सवाल की, जानेंगे क्यों डरे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी आलाकमान ने येदियुरप्पा की सिफारिश क्यों की दरकिनार, और आखिर में बात भारतीय जीडीपी पर वर्ल्ड बैंक के अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, कहा सरकार है गरीब, केंद्र को ज्यादा टैक्स की जरूरत, ईंधन की कीमतें 2 दिन में 2 बार बढ़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सियासत, सीएम नीतीश कुमार बोले हमने अल्पसंख्यकों के लिए किए काम, आरजेडी और कांग्रेस ने डरा कर लिया सिर्फ वोट। मौजूदा हालात में रोजगार का मौका, प्रवासी कामगारों को आसपास के इलाकों में ही काम देगा रेलवे, 9 राज्यों के 55 जिलों में 28,000 कामगारों की जरूरत, रेलवे के प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शुरू हो रहा है काम। काशी में बम बम भोले की गूंज, 82 दिनों बाद भक्तों के लिए खुले बाबा विश्वनाथ के द्वार, एक बार में 5 लोगों को दिया जा रहा है प्रवेश, सीएम योगी ने पूजा अर्चना कर मंदिर के खुलने का किया था शुभारंभ। शेयर बाजार ने गवाई बढ़त, सेंसेक्स 34,000 अंक के नीचे हुआ बंद, निफ्टी 10,100 अंक के नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में प्रवासी कामगारों को लेकर पूर्णबंदी के दौरान जमकर सियासत हुई और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जी हां, कामगारों की परेशानी के मद्देनजर कोर्ट में अहम सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया गया। आज कोर्ट के फैसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन राजीव जी का रुख करने से पहले इस रिपोर्ट में देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या रहा खास। पूर्णबंदी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी कामगारों को झेलनी पड़ी। सड़कों पर पैदल चलते कामगारों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले को लेकर संज्ञान लिया और आज अपना फैसला भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा सभी कामगारों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, 15 दिनों के अंदर कामगारों को उनके घर भेजा जाए, ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करेगी, राज्य सरकारें प्रवासी कामगारों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाएं, गांव और ब्लॉक स्तर पर कामगारों का डेटा इकट्ठा किया जाए, कामगारों की स्किल मैपिंग की जाए जिससे उन्हें रोजगार देने में आसानी होगी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कामगारों को रोजगार देने के लिए योजना बनाएं, कामगारों के लिए बनाई गई योजना की जानकारी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी, रोजगार की योजना के बारे में कामगारों को भी बताया जाए, अगर कामगार वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें उनकी मदद करें, कामगारों पर पूर्णबंदी के उल्लंघन के मुकदमे वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब नजरें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर टिकी हैं। उम्मीद करेंगे सभी राज्य कामगारों के लिए रोजगार की बेहतर व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े और केंद्र सरकार कामगारों के लिए बनाई जाने वाली रोजगार योजनाओं में राज्य सरकारों को जरूरी मदद मुहैया कराएगी। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, कामगारों पर लॉकडाउन के दौरान सियासत तो खूब हुई, लेकिन आज देश की सर्वोच्च अदालत ने मजदूरों की मुश्किल हल करने के लिए अहम फैसला सुनाया है और साफ कहा है कि सरकार 15 दिन के अंदर मजदूरों को घर पहुंचाए और उनकी आजीविका का बंदोबस्त करे। तो राजीव जी, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दूर हो जाएगी कामगारों की परेशानी? देखिए मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जरूरी फैसला सुनाया है, लेकिन उसका असर तो तभी होगा जब उस पर ईमानदारी के साथ अमल होगा। अदालत ने आज जो कुछ भी कहा, अर्थव्यवस्था के जानकार और समाजशास्त्री जो हैं वो पिछले 3 महीनों से ऐसी ही सलाह दे रहे हैं। विपक्ष भी लगातार यही कह रहा है कि कामगारों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह कामगारों का दर्द भी ओछी राजनीति का सबब बन गया है। प्रियंका गांधी से लेकर सोनू सूद तक इस राजनीति के कई अध्याय लिखे गए हैं। गनीमत यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ाई के साथ 15 दिनों का समय मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार को दिया है। अब तक बहुत से मजदूर अपने घर और गांव पहुंच चुके हैं और इस फैसले के बाद बाकी मजदूरों के पहुंचने की संभावना भी बढ़ गई है। इस बीच शहरों में बहुत से काम शुरू होने के कारण रोजगार की दिक्कत भी दूर होने लगेगी, लेकिन जो लोग गांवों से वापस नहीं लौटना चाहते हैं उनके लिए भी रोजगार की तत्काल व्यवस्था करना जरूरी है। इस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन राज्य सरकारों को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि खुद कामगारों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझें और उस हिसाब से रोजगार मुहैया कराएं। प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरशाहों के भरोसे ये काम छोड़ देना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णबंदी के उल्लंघन के नाम पर दर्ज किए गए मामलों को भी वापस लेने का सही फैसला सुनाया है। इससे कामगारों के जख्मों का दर्द थोड़ा सा कम होगा।
ठीक होगा। लेकिन पूरी तकलीफ तभी दूर होगी मीनाक्षी, जब उनके नाम पर सियासत बंद कर उनके भले के लिए कदम तुरंत उठाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लद्दाख की सीमा पर भारत और पड़ोसी देश के बीच तनाव बरकरार है और वहीं अब इस मुद्दे पर देश की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार केंद्र से सीमा मामले पर जवाब की मांग की जा रही है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने तो मामले को लेकर शायराना अंदाज में केंद्र पर तंज भी कसा, जिसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच ट्विटर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। देश में जारी स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर तो पहले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष की तलखियां झेल रही थी, तो वहीं अब लद्दाख की सीमा पर पड़ोसी देश के साथ जो हालात बन रहे हैं उसे लेकर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी सीमा मामले पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में राहुल ने शायराना अंदाज में केंद्र पर तंज कसा था, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शायराना अंदाज में दिया, जिसके बाद अब राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री को आड़े हाथों लिया है। आज सुबह राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, क्या लद्दाख में पड़ोसी देश के जवानों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। आपको बता दें, सोमवार को ही राहुल गांधी ने एक शेर के जरिए सीमा मसले पर गृह मंत्री अमित शाह को घेरा था। राहुल गांधी ने लिखा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। अमित शाह ने तो राहुल गांधी के शेर का जवाब नहीं दिया, लेकिन राजनाथ सिंह ने जरूर दिया। राजनाथ सिंह ने लिखा, हाथ में दर्द हो तो वो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राहुल गांधी ने अब अपने ताजा ट्वीट में इसी बयान का जिक्र किया है, जिसमें राजनाथ सिंह ने हाथ यानी कांग्रेस के चुनावी चिन्ह पर तंज कसा है, जिसके बाद ये देखना होगा कि अब केंद्र की तरफ से राहुल के सवाल पर कोई जवाब आता है या शायराना तंज का सिलसिला यही खत्म होता है। वाकई अब तक शायराना अंदाज में एक दूसरे पर तल्ख तीर तो चल रहे थे, लेकिन अब सवाल का जवाब केंद्र देता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। खैर, निगाहें तो आजकल बिहार पर भी टिकी हैं, जहां साल के आखिर में चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्षी दल आरजेडी ने तो सत्ता पक्ष की खामियों का पिटारा ही खोल दिया। जी हां, आज एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए सुशासन बाबू को जमकर खरी खोटी सुनाई, जिससे अब जेडीयू का बेफरना भी तय है। बिहार में चुनाव आयोग ने भले ही विधानसभा चुनाव का शंखनाद ना किया हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव का बिगुल बचा दिया है। सोशल मीडिया के जरिए तो पहले से ही एक दूसरे को घेरने का सिलसिला जारी था, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने भी वर्चुअल रैली के साथ बीजेपी की तैयारी के बारे में विपक्ष को बता दिया। लेकिन विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सत्ताधारी गठबंधन पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नीतीश सरकार को घेरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नीतीश सरकार को घेरने के एक दिन बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा, इस मुसीबत की घड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था, गरीबों, श्रमिकों की स्थिति जानने और राज्यवासियों की हौसला अफजाई करने के लिए पिछले 84 दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं। आप ऐसा करने वाले देश के अकेले सीएम हैं। अगर कोई डर है तो आगे आगे मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अब तो निकलिए। तेजस्वी के तल्ख तेवर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और सुशासन बाबू को जमकर आड़े हाथों लिया। तेजस्वी ने कहा, देशवासी कह रहे हैं बिहार के सीएम को डर लगता है। सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए आप प्रतिदिन घंटों अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आम जनता को आपने पूछा तक नहीं। पृथक केंद्रों में आपने जनता की क्या दुर्गति की है, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तो जागिए। आपको बता दें, इससे पहले लालू यादव ने बिना नाम लिए नीतीश को 83 दिन तक घर से बाहर न निकलने वाला मुख्यमंत्री बताया था। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव जनता मझधार में छोड़कर भागने वाले मुख्यमंत्री का हिसाब करेगी। लालू के इस ट्वीट पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गलत जानकारी फैलाने वाला बताया और आज तेजस्वी ने फिर सुशासन बाबू को आड़े हाथों ले लिया। अब चुनाव की तैयारियां होंगी तो बयानबाजी होना तो लाजमी है, मगर देखना ये होगा इस बयानबाजी का फायदा किसे मिलता है। अब जहां बिहार में विपक्षी दल के तेवर सत्ताधारी गठबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं कर्नाटक में तो राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के अंतर कलह ही बीजेपी की परेशानी में इजाफा कर रही है। जी हां, दरअसल बीजेपी आलाकमान ने बीएस येदियुरप्पा के सुझाए नामों को दरकिनार कर नए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिससे बीजेपी में अंतर कलह के संकेत मुखर होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही बाकी राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर दूसरे दलों में फूट डालने में जुटी हो, लेकिन कर्नाटक में तो पार्टी में अंतर्कलह के सुर सुनाई देने लगे हैं।
दरअसल यहां 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके तहत पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर रही है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार पटेल की ओर से सुझाए गए उम्मीदवारों के नामों को दरकिनार कर दिया है। बीजेपी आलाकमान ने 2 नए राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए कर्नाटक से अपने उम्मीदवार के तौर पर एरन्ना कड़ाड़ी और अशोक गस्ती को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी की प्रदेश इकाई में आलाकमान के इस फैसले को लेकर हैरानी है। प्रदेश इकाई ने प्रभाकर कोरे, रमेश कत्ती और प्रकाश शेट्टी के नामों की सिफारिश की थी। दिल्ली में पार्टी की ओर से जारी बयान में इन 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। आपको बता दें, कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटों को भरने के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। इन सीटों पर प्रतिनिधित्व कांग्रेस के राजीव गौड़ा और BK हरिप्रसाद, बीजेपी के प्रभाकर कोरे और JDS के D कुपेंद्र रेड्डी करते हैं। 25 जून को उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद ये सीटें खाली हो रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कड़ाड़ी और गस्ती दोनों RSS पृष्ठभूमि से आते हैं। कड़ाड़ी बेलागावी से हैं, जबकि गस्ती रायचूर के निवासी हैं। एरन्ना कड़ाड़ी ने राजनीति में सक्रिय करियर 1989 में शुरू किया था और 1994 में भाजपा के टिकट पर आरंभवी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में असफल रहे थे। वो 2010 की बेलागावी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक गस्ती पेशे से वकील हैं और भाजपा के OBC प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव रहे हैं। अब भले ही बीजेपी आलाकमान ने सियासी समीकरण को समझते हुए नए नामों की घोषणा की हो, लेकिन येदियुरप्पा की सिफारिश को तवज्जो नहीं देना बता रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे मुसीबत में सिर्फ कर्नाटक बीजेपी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी हाल कुछ ऐसा ही है। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो मुसीबत खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यहां विपक्ष के तीखे शब्द बाणों के बीच अब उनके संसदीय क्षेत्र रहे गुना से परेशानी की खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर है कि गुना से बीजेपी सांसद KP सिंह यादव के घर कांग्रेस ने सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच उपचुनाव की सरगर्मियां दिन ब दिन तेज हो रही है। ये उपचुनाव ही तय करेंगे कि सूबे की सत्ता पर शिवराज रहेंगे या कमल को मुरझाकर कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे। फिलहाल तो दोनों दल एक दूसरे के नेताओं को तोड़ने की कोशिश में है। कांग्रेस इस बीच बीजेपी को एक और मुश्किल में डालने की तैयारी में है। दरअसल सियासी हलकों में खबर है कि कांग्रेस गुना शिवपुरी से बीजेपी सांसद KP यादव को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुटी है। KP यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर सांसद बने हैं। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद KP यादव कभी उनके साथ नजर नहीं आए हैं। कांग्रेस नेता सचिन यादव अशोकनगर स्थित सांसद KP यादव के घर पहुंचे। सचिन यादव ने उनके आवास पर KP यादव के भाई से करीब 40 मिनट तक बात की। अब उस क्षेत्र में इस मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। चर्चा ये भी है कि KP यादव के भाई जयपाल को उपचुनाव में कांग्रेस मुंगावली सीट से मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें, KP यादव कभी मुंगावली जिला पंचायत में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। KP यादव ने विधानसभा चुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया से टिकट की मांग की थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो KP यादव ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने KP यादव को लोकसभा चुनावों में पार्टी उम्मीदवार बनाया और KP ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हराकर लोकसभा में प्रवेश कर लिया। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद KP यादव के लिए भी अब पहले वाली स्थिति पार्टी में नहीं है, क्योंकि सिंधिया पूर्व में गुना शिवपुरी से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। आगे चलकर अगर वो इसी सीट पर दावा ठोकते हैं तो KP की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वहीं अब कांग्रेस की KP यादव के भाई से हुई मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस जयपाल यादव को मुंगावली से मैदान में उतार सकती है, ताकि मुंगावली के यादवों को उपचुनाव में साधा जा सके। अगर ऐसा होता है और जयपाल यादव कांग्रेस के साथ मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय GDP पर वर्ल्ड बैंक के ताजा अनुमान की। दुनिया भर में फैली स्वास्थ्य परेशानी ने विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था को बहुत नीचे गिरा दिया है। ऐसे में विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान लगाया है, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। लगातार गोते खा रही अर्थव्यवस्था भारत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है और वर्तमान स्वास्थ्य हालात में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल चुकी है। देश की माली हालत पर विश्व बैंक का मानना है चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 3.2% से कुड़ जाएगी। विश्व बैंक का कहना है भारत में कई चरणों में लगे लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ा है। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत में GDP ग्रोथ -3.2% चली जाएगी। विश्व बैंक ने भारत को लेकर अनुमान पेश करते हुए 9% की कटौती कर दी, जिसमें ये कहा गया कि 2021 में ये बाउंस बैक करेगी। 2019-20 की बात करें तो इसमें भारत की विकास दर 4.2% रह गई। वहीं 2020-21 में 3.2% तक घटने का अनुमान है। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट में कहा गया है देश में लॉकडाउन के कुछ ही दिनों में कारोबारी गतिविधियां एकदम रुक गई
जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें, सिर्फ विश्व बैंक ही नहीं, कई वैश्विक एजेंसियों ने भारत के वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान लगाया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 5% की गिरावट आएगी। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने तो आगाह किया कि भारत में आजादी के बाद चौथी सबसे बुरी मंदी आने वाली है।